गुड मॉर्निंग। सॉल्यूशन चैप्टर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आपको पता है हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और उस मेथड में बहुत सारे मेथड्स की बात की जा चुकी है ऑलरेडी। पहले से आप पढ़े भी हैं 11th क्लास में और 12th क्लास में भी बहुत सारे मेथड्स, मतलब उन सारे मेथड्स के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि परसेंटेज हुआ, परसेंटेज के बाद मोल फ्रैक्शन पढ़ाया, पार्ट्स पर मिलियन पढ़ाया, मोलरिटी और मोलेलिटी, इतने ये 5 मेथड्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और इस पर जो पॉसिबिलिटीज होती है न्यूमेरिकल्स बनाने में, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछने में जिस तरह से फेरबदल किया जा सकता है, उन सारे संभावनाओं के बारे में हम लोग बात किए थे और उन संभावनाओं पर आधारित सवाल हम लोग बनाए थे। ये बात आप ऑलरेडी समझते हैं। हम लोगों को उसी कड़ी को जारी रखते हुए अगला मेथड नॉर्मेलिटी, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग आज नॉर्मेलिटी पर डिस्कशन करने वाले हैं, नॉर्मेलिटी को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ये 6वां मेथड है कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी देखिए, मैं आपको बता दूं कि नॉर्मेलिटी जो है वो एकदम आउटडेटेड हो चुका है, बहुत यूज़ में नहीं है, बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल उसका नहीं करते हैं। लेकिन नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाने में बड़ा ही मदद करता है। नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट आता है और इक्विवेलेंट वेट की मदद लेकर हम इक्वेशंस को बिना बैलेंस किए हुए बहुत सारे कैलकुलेशंस जो इक्वेशंस पे आधारित होते हैं, हम वैसे कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। आप 11th क्लास के वीडियो में भी देखेंगे तो आपको मिलेगा, और यहाँ भी हम लोग थोड़ी बहुत बात उसके बारे में करेंगे कि बिना इक्वेशन को बैलेंस किए हुए हम कैसे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही यूज़फुल है और बड़ा काम का चीज़ है नॉर्मेलिटी। भले ही लेबोरेटरी में या कहीं दूसरी जगह नॉर्मेलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल है और हम लोग इसीलिए नॉर्मेलिटी को इतना तरजीह देते हैं। मोलैलिटी सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन उनमें जो वो अट्रैक्शन है वो नॉर्मेलिटी में उससे ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्मेलिटी में हम एक लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को शामिल करके और बड़े आसानी से कैलकुलेशंस को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो आज हम लोग नॉर्मेलिटी को बड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। ये ऑलरेडी डिटेल में देखा जा चुका है और आपको पढ़ाया जा चुका है, डिस्कस किया जा चुका है। आप 11th क्लास का वीडियो देख लें, और इस चैनल पर क्लास का एक बना हुआ है, सबका हमने बनाया हुआ है कि हम किसको फोल्डर वाइज में रखे हुए हैं। प्लेलिस्ट उसको कहते हैं। प्लेलिस्ट 11th का अलग है, 12th का अलग है। अदर जो वीडियो बनाया जाता है केमिस्ट्री से रिलेटेड, इसको और भी ब्यूटीफाई करने के लिए जो वीडियो बनाया जाता है वो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप 11th क्लास के प्लेलिस्ट को खोलें और वहाँ टॉपिक वाइज लिखा हुआ है, और उस लेक्चर को आप एक बार देख लेंगे तो आपका कंसेप्ट बड़ा ही क्लियर हो जाएगा। और यहाँ भी हम कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे चूँकि ये हमारे सिलेबस में है। नॉर्मेलिटी देखिए, नॉर्मेलिटी को कहता है टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इस पर हम लोग आएंगे, इसको क्लियर कट समझेंगे। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और नॉर्मेलिटी बराबर हो जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हुआ, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी, हम यहीं पर चर्चा कर देना चाहेंगे। नॉर्मेलिटी का यूनिट हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इन्वर्स पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब यहाँ पर बात आई कि ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को समझने के लिए हमको इक्विवेलेंट वेट समझना होगा, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा और इसको हम मॉडिफाई कर लेना चाहते हैं इस फार्मूला को, कि अगर हमारा जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वह मिलीलीटर में दिया हुआ हो तो हमें क्या करना चाहिए। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में हो तो हमें वही जो पहले वाला काम करते थे, हम 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में है तो ये बात हम यहाँ लिख देना चाहते हैं कि इफ़ वॉल्यूम इज गिवन इन मिलीलीटर, तब नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 1000। यही तो करेंगे और इस तरह से ये नॉर्मेलिटी हमको मालूम हो जाएगा। तो जैसे हम लोग वहाँ कहते थे मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर, मोलर सॉल्यूशन वगैरह वगैरह, वैसे यहाँ भी नॉर्मल सॉल्यूशन अगर लिखा हो तो नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब हुआ इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन। तो इसको कहा जाता है मीन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute is present in 1 liter of solution। 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा अभी हम बात करेंगे इस पर। 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तब उसको कहेंगे नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक वैसे ही सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन का भी मीनिंग समझ लेंगे। सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन का मीनिंग समझ लेंगे कि 1/2 ग्राम इक्विवेलेंट, 1/2 ग्राम इक्विवेलेंट of solute is present in 1 liter of solution। इसका यह मतलब समझा जाएगा। अब सवाल रहा कि यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये है क्या। तो इसका मतलब होता है गिवन मास बाई इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम, इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम। इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। अब हमें एक बात ये समझनी है कि ये इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, इक्विवेलेंट वेट को समझना होगा। और इक्विवेलेंट वेट बड़ा ही ब्रॉड मीनिंग वाला, अलग अलग केस में इसका मीनिंग ही अलग होता है, इसका फॉर्मूला ही अलग होता है। हम लोग इसको ज़रा समझे, इसको ज़रा खंगाले कि असल में इक्विवेलेंट वेट होता क्या है और कैसे निकालते हैं।
तो उसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज 3 मॉलिक्यूल्स, हम 3 मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। एक मॉलिक्यूल है HBr, दूसरा मॉलिक्यूल है H2O और तीसरा मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं NH3। ये तीनों मॉलिक्यूल हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया यहाँ। तो अब इन तीनों मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर हम इसको एग्जाम्पलीफाई करेंगे और इक्विवेलेंट वेट को समझेंगे कि इक्विवेलेंट वेट है क्या। एक बार इक्विवेलेंट वेट समझ में अच्छे से आ जाए तो फिर बहुत मुश्किल नहीं होगी। और ये इक्विवेलेंट वेट आना भी चाहिए। केमिस्ट्री के स्टूडेंट को इक्विवेलेंट वेट न समझ में आए तो ये ठीक बात नहीं है। इक्विवेलेंट वेट आना चाहिए समझ में। एक हम टेबल बनाते हैं जहाँ ये कंपाउंड लिखा है, मास ऑफ हाइड्रोजन, तीनों में हाइड्रोजन है, मास ऑफ अदर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का 1 ग्राम, मास ऑफ अदर। देखिए इस टेबल में कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। एक है HBr, पहला कंपाउंड, जिसमें हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम है, दूसरे का मास 80 ग्राम, Br का मास 80 ग्राम है। तो हाइड्रोजन के मास को 1 ग्राम करेंगे तो ये 80 ग्राम ही रहेगा, ठीक बात है। दूसरा कंपाउंड है हमारा H2O, जिसमें हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम है, ऑक्सीजन जो अदर है उसका मास 16 ग्राम है। तो अगर हाइड्रोजन को हम 1 ग्राम करेंगे तो ये 8 ग्राम हो जाएगा। और तीसरा है NH3, जिसमें हाइड्रोजन 3 ग्राम है, नाइट्रोजन 14 ग्राम है। तो अगर इसको आप 1 करेंगे तो ये 14/3 ग्राम हो जाएगा, 14/3 ग्राम हो जाएगा ये, ठीक है। तो कहता है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ Br इन HBr ये है 80 ग्राम, इसका इक्विवेलेंट वेट हुआ। वैसे ही इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इन H2O ये है 8 ग्राम, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 ये है 14/3 ग्राम। ये डाटा है हमारे पास। इसका मतलब हुआ कि इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन दे सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट इज द मास ऑफ एन एलिमेंट that undergo chemical combination with 1 gram of हाइड्रोजन। इसका यह मतलब हुआ कि किसी भी एलिमेंट का वह मास जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से कंबाइन होता है मॉलिक्यूल बनाने के लिए, वो कहलाता है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का यही डेफिनेशन हुआ कि किसी भी एलिमेंट का वह मास जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से केमिकल कम्बिनेशन करके और कोई कंपाउंड बनाता हो, वो उसका इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। यह एक मोटा तौर पे कंसेप्ट हुआ इक्विवेलेंट वेट का। लेकिन आप समझ रहे हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वे सारे के सारे हाइड्रोजन से कम्बिनेशन में भाग लें, कोई ज़रूरी तो नहीं है, और सभी के सभी मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन हो ऐसा भी तो ज़रूरी नहीं है।
तो उसके लिए अलग अलग कंसेप्ट डिराइव किया गया, अलग अलग कंसेप्ट दिया गया है इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट अलग अलग कंपाउंड्स का, अलग अलग मॉलिक्यूल्स का अलग अलग फार्मूलाई से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आपको मैं समझा देता हूँ सबको बारी बारी से कि इक्विवेलेंट वेट डिफरेंट कंपाउंड्स का कैसे निकालेंगे। ये तो मैंने एक बेसिक बात समझाया आपको कि किसी भी एलिमेंट का वह मास जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से केमिकल कॉम्बिनेशन करेगा वो उसका इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। ये एक बात हुई। अब अलग अलग कंपाउंड्स का इक्विवेलेंट वेट हम लोग अलग अलग तरीके से निकालते हैं। तो पहला है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए कंपाउंड। अगर कोई कंपाउंड दिया हुआ है तो पूरे कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट, जरा समझिएगा, पूरे कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड का मोलर मास बाई टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट एट मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल पर टोटल चार्ज जो होगा वो कहलाता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए कंपाउंड। जैसे हम बात कर सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3, तो इसका मोलर मास 106 ग्राम बाई टोटल कैटायनिक चार्ज। देखिए सोडियम, ये चार्ज हमेशा रेडिकल्स के बेसिस पर हम लोग निकालेंगे। सोडियम पर 1+ चार्ज होता है तो 2 सोडियम है तो 2+ चार्ज हुआ, और कार्बोनेट पे जानते हैं 2- चार्ज, तो 2 से डिवाइड करना होगा। इस पर जो कैटायनिक चार्ज या अनायनिक चार्ज है वो 2 है तो हमें इसको 2 से डिवाइड करना होगा, मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट 53 ग्राम होगा। ठीक वैसे ही सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaHCO3। अब इसमें हमको ये करना होगा कि इसका मोलर मास होता है 84 बाई टोटल कैटायनिक चार्ज। तो Na है तो Na+ और HCO3-, ऐसा नहीं कि H+ कर देंगे, HCO3- पर 1 चार्ज, Na+ पर 1 चार्ज, तो इसका मतलब इसमें चार्ज 1 है तो ये हो जाएगा 84 ग्राम ही इसका इक्विवेलेंट वेट। ठीक वैसे ही अगर आप देखना चाहते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ मोर साल्ट FeSO4 इंटू NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू 24H2O, ये मोर साल्ट है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, इसका मोलर मास ऑफ द साल्ट बाई टोटल कैटायनिक चार्ज। देखिए आयरन पर 2+ चार्ज है यहाँ, अमोनियम पर 1, तो 1 अमोनियम पर तो 2 अमोनियम है तो 2 हो गया, 2 और 2 4 से इसको डिवाइड करना होगा। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, इस सल्फेट पे 2- और इस सल्फेट पे 2- तो 4- तो 4- तो 4+ भी होगा, और इस तरह से हमने इसको 4 से डिवाइड करा, तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर आप कहते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeCl3 तो हो जाएगा मोलर मास बाई 3, आयरन पे 3, क्लोरीन पे 3-। तो ये हम कह रहे थे कि किसी सॉल्ट का या किसी यूँ कहिए कि किसी कंपाउंड का, न्यूट्रल कंपाउंड का, खास करके सॉल्ट का जब हम निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट तो वो होता है उस सॉल्ट का मोलर मास बाई जो टोटल कैटायनिक चार्ज या अनायनिक चार्ज है उस पर, उससे डिवाइड कर देना है, तो ये उस सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। बात करते हैं दूसरे कंपाउंड की।
इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एटम, किसी एटम का इक्विवेलेंट वेट इन ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड में कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में उस एटम का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं, तो वो बराबर होगा मोलर मास ऑफ दैट एटम, मोलर मास ऑफ दैट वेरी एटम बाई वैलेंसी ऑफ दैट एटम, वैलेंसी ऑफ दैट एटम। तो आप तो जानते हैं ना कि एटम का मोलर मास मतलब एटॉमिक मास, और भी ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एटम बाई वैलेंसी ऑफ एटम, वैलेंसी ऑफ एटम। यही फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना होगा। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन इन FeCl2, तो आयरन का एटॉमिक मास 56, वैलेंसी इसकी 2 है। यहाँ आयरन के आप सभी लोग जानते हैं ये फेरस क्लोराइड है, अस मतलब लोअर वैलेंसी, आयरन की वैलेंसी यहाँ 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक वैसे ही अगर आप निकालना चाहते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन इन FeCl3, तो ये हो जाएगा 56/3, क्योंकि यहाँ वैलेंसी आयरन की 3 है। और इस तरह से हम लोग उस एटम का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इन कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में कॉपर की वैलेंसी 2 है, सभी लोग जानते हैं, तो ये हो जाएगा 63.5/2। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल में किसी खास एटम का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। ये इक्विवेलेंट वेट की बात हुई। कुछ और कंपाउंड्स देखते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन आयन, किसी आयन का इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलर मास ऑफ दैट आयन, मोलर मास ऑफ दैट आयन बाई चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। टोटल चार्ज उस पर जितना होगा उससे हमको डिवाइड कर देना है, तो उस आयन का, उस खास आयन का इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। तो देखिए हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। उस आयन का मतलब हुआ कि चार्ज्ड स्पीशीज को ही आयन कहते हैं। अगर उस पर चार्ज नहीं है तो वो आयन है ही नहीं। जैसे अगर हम कहें कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4-, देखिए इस पर 2 माइनस चार्ज है, तो ये बराबर हो जाएगा, इसका मोलर मास 96 होता है /2। वैसे ही इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na+, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na+, तो सोडियम का मोलर मास 23/1। इक्विवेलेंट वेट ऑफ PO4 3-, तो PO4 का मोलर मास PO4 का, और उसमें 3 से डिवाइड कर देना है। ये उस आयन का इक्विवेलेंट वेट मालूम हो जाएगा। किसी आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालने का यह फॉर्मूला हुआ। डी, इक्विवेलेंट वेट
इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड, किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास ऑफ दैट एसिड, मोलर मास ऑफ दैट एसिड बाई एसिड की बेसिसिटी, बेसिसिटी, एसिड की बेसिसिटी। अब ये समझना है बेसिसिटी है क्या। बेसिसिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ H प्लस, टोटल नंबर ऑफ H प्लस रिप्लेसेबल, जितना H प्लस हम रिप्लेस कर सकते हैं वही उसका बेसिसिटी होता है। और आपको बता दूं कि ब्रैकेट में लिख देता हूं कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन etc आर एसिडिक। ये हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं और वही H प्लस के रूप में निकाले जा सकते हैं। जैसे अगर हम HCl की बात करते हैं तो HCl एक H प्लस देगा और Cl माइनस देगा, तो इसकी बेसिसिटी हो गई 1, इसकी बेसिसिटी हो गई 1। वैसे ही अगर H2SO4 की बात कीजिएगा तो ये H2SO4 2H प्लस SO4 माइनस माइनस देगा, कब? जब कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तब, और तब इसकी बेसिसिटी 2 हो गई, बेसिसिटी हो गई इसकी 2। लेकिन खास करके फॉस्फोरिक एसिड के केस में, इन फॉस्फोरिक एसिड ऐसा होता नहीं है। जैसे H3PO4, H3PO3 और H3PO2, इन सबों में हाइड्रोजन तो तीन है तीनों में, लेकिन इनकी बेसिसिटी अलग अलग होती है। हम लिख देते हैं यहाँ बेसिसिटी, फिर आपको समझाएंगे। इसकी बेसिसिटी तो 3 भले ही ठीक है, इसकी 2 और इसकी 1 बेसिसिटी होगी। तो इसकी बेसिसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें इसके स्ट्रक्चर पे जाना होगा। इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे और वहाँ हमको ये समझ में आ जाएगा कि इसकी बेसिसिटी कैसे वैरी कर रही है। हाइड्रोजन कुछ और दिख रहा है और बेसिसिटी कुछ और है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि जितने भी फॉस्फोरिक एसिड होते हैं, इन ऑल द फॉस्फोरिक एसिड्स P डबल बॉन्ड O ये कॉमन होता है, ग्रुप इज कॉमन। P डबल बॉन्ड O ग्रुप निश्चित रूप से सब में होगा। तो इसका अगर स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करना चाहते हैं H3PO4 का, तो P डबल बॉन्ड O तो बना देना है, बाकी जो ऑक्सीजन है उसको जोड़ देना है और सबसे हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो देखिए ये तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए तीनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है और इसीलिए इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 3, इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 3। लेकिन अगर आप बात करते हैं H3PO3 की, तो P डबल बॉन्ड O तो होगा ही, बाकी जो 2 ऑक्सीजन बच गए वो ऐसे, और 1 हाइड्रोजन डायरेक्ट इससे लगा होगा। और अब आप देखिए मात्र 2 ही हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी बेसिसिटी होगी मात्र 2, इसकी बेसिसिटी होगी 2। ठीक वैसे ही अगर हम H3PO2 की बात करते हैं तो P डबल बॉन्ड O 1 ऑक्सीजन ही बच गया और बाकी 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ेगा और 1 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ेगा।
तो अब देखिए इसमें केवल एक ही हाइड्रोजन है जो निकल सकता है और इसकी बेसिसिटी हो गई 1, बेसिसिटी हो गई 1। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एसिड का बेसिसिटी डिसाइड कर लेते हैं। और ख़ास करके ये बेसिसिटी डिसाइड करने में परेशानी होती है फॉस्फोरिक एसिड में, तो वो तरीका मैंने आपको समझा दिया कि फॉस्फोरिक एसिड के केस में बेसिसिटी कैसे डिसाइड करेंगे। और बेसिसिटी जब निकाल लेंगे तो हम लोग यहाँ पर उसका इक्विवेलेंट वेट आसानी से कैलकुलेट करेंगे। उसका मोलर मास बाई बेसिसिटी। हर एक एसिड की अपनी एक बेसिसिटी होती है और उससे डिवाइड कर दिया तो उसका इक्विवेलेंट वेट मालूम हो गया। और इस तरह से हम लोग एसिड का बेसिसिटी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। अब इसी के साथ हम लोग बेस का भी देख लें। बेस का हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल सकते हैं ये देख लेना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ बेस। एक बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो कहता है कि वो होता है मोलर मास ऑफ बेस बाई एसिडिटी, बेस की एसिडिटी। तो एसिडिटी है क्या? एसिडिटी ऑफ ए बेस का मतलब होता है नंबर ऑफ OH माइनस गिवन या नंबर ऑफ H प्लस दैट कैन बी एक्सेप्टेड। उस बेस के द्वारा जितना H प्लस एक्सेप्ट किया जाएगा। आप समझ रहे होंगे कि बेस का जब डेफिनेशन दिया गया तो सबसे पहला आर्हेनियस डेफिनेशन जब देते हैं तो कहते हैं एक ऐसा कंपाउंड जो एक्वस मीडियम में OH माइनस आयन हाइड्रोक्साइड आयन देता है वो बेस कहलाता है। और जब ब्रॉन्स्टेड लोरी का कंसेप्ट आया तो वहाँ ये कहा गया कि एक ऐसा कंपाउंड जो एक्वस मीडियम में H प्लस लेता हो वो कहलाता है बेस। तो यहाँ एसिडिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग दोनों ही कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जितना OH माइनस डोनेट कर सकता है या जितना H प्लस वो एक्सेप्ट कर सकता है वो उसकी एसिडिटी होगी। तो जैसे हम अगर बात करें NaOH की, NaOH में ये अगर एक्वस मीडियम में जाता है तो ये Na प्लस बनाता है और प्लस OH माइनस बनाता है, इसलिए इसकी एसिडिटी हो गई 1, एसिडिटी हो गई 1। ये मोनो एसिडिक बेस है। तो ठीक वैसे ही हम लोग एसिडिटी डिसाइड कर लेते हैं। एक बात समझिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, अगर आप निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है मोलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यह डेफिनेशन होता है, ये फॉर्मूला होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालने का। तो अब हमको ये समझना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन। जैसे अगर हम एक रिएक्शन लें MnO4 माइनस प्लस SO2, ये रिएक्ट करके बनाता है Mn2 प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस। तो यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और यहाँ +6 है। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर घटा तो ये रिडक्शन हुआ
और ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ किसके कारण? MnO4 के कारण। इसलिए MnO4 जो है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और SO2 जो है वह रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहें तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO4 है, उसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो उसका मोलर मास और ऑक्सीडेशन नंबर में जितना चेंज हुआ है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हमको पता हो गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? MnO4 माइनस, तो वो बराबर होगा इसका मोलर मास बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए 7 से घट के 2 हो गया है, तो चेंज कितना का हुआ? 5 से डिवाइड करना होगा। देखिए इस खास रिएक्शन में MnO4 माइनस का इक्विवेलेंट वेट उसके मोलर मास बाई 5 के बराबर हुआ। अगर हम कहें कि इस पर चार्ज 1 है, 1 माइनस, तो हम इसके मोलर मास में 1 से डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। आपने बताया था कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन आयन इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ दैट आयन बाई टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। तो ऐसा तो है नहीं फार्मूला, लेकिन आपको ये समझना होगा कि एक ऑक्सीडेशन, ये जो रिएक्शन हुआ, इस रिएक्शन के बेसिस पर इस रिएक्शन के लिए कि में MnO4 माइनस का इक्विवेलेंट वेट उसके मोलर मास बाई 5 के बराबर होगा, क्योंकि 5 उसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है 5 यूनिट का। तो ये हम इक्विवेलेंट वेट समझ रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ठीक वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट का भी समझ लेंगे। कुल मिलाकर हम अगर ऐसा कहें, कंक्लूडली इक्विवेलेंट वेट जो हम लिखते हैं, इक्विवेलेंट वेट, तो वो होता क्या है? मोलर मास सब में आया है और उसको डिवाइड करते हैं कभी किसी चीज़ से, उस सब को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें n जो है, वेयर n जो है वो कभी टोटल चार्ज होता है, टोटल कटायनिक या अनायनिक चार्ज होता है, या कभी कभी वो वैलेंसी होता है, कभी कभी वो चार्ज होता है आयन के केस में, कभी कभी वो बेसिसिटी होता है, कभी कभी वो एसिडिटी होता है, कभी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, लेकिन जो भी हो वो होता है कोई नंबर। वैलेंसी भी एक नंबर है, चार्ज भी एक नंबर है, चार्ज, बेसिसिटी, एसिडिटी सब एक नंबर है, इसलिए हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया n से। तो n जो है वो अलग अलग केस में अलग अलग बातें हो सकती है n के लिए मीनिंग, लेकिन होगा वही। तो कहना ये चाहेंगे कि अब नाउ नॉर्मेलिटी पर वापस आते हैं हम लोग। अगर हम नॉर्मेलिटी को डिफाइन करें, लिखें इसमें, तो नॉर्मेलिटी बराबर हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो इसको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हमने कहा कि ये गिवन मास है, गिवन मास बाई इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम लीटर में। तो इसको थोड़ा सा और भी अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो देखिए एक बड़ा ही मैजिकल रिजल्ट मिलेगा हमको, और रिजल्ट आपको एकदम सब कुछ क्लियर कर देगा। देखिए रिजल्ट क्या मिलने वाला है कि अगर हम नॉर्मेलिटी को और सिंप्लीफाई करें, नॉर्मेलिटी बराबर, लिखा मैंने गिवन मास बाई इक्विवेलेंट वेट, तो लिखता हूँ गिवन मास और इक्विवेलेंट वेट का मतलब हो गया मोलर मास बाई n।
मोलर मास बाई n, मैंने अभी लिखा है मोलर मास बाई n इंटू वॉल्यूम इन लीटर, यही तो होगा। इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ और गिवन मास बाई मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर, और पूरे को मल्टीप्लाई कर देना है n से, ये n ऊपर चला जाएगा। तो जरा गौर से देखिए कि जो ब्रैकेट के भीतर है वो मोलैरिटी है, ब्रैकेट के भीतर जो है वह मोलैरिटी है, कोई नई बात नहीं है, ये मोलैरिटी है, ये पहले से हम जानते हैं। तो इसका मतलब हुआ इट मीन्स नॉर्मेलिटी इज नथिंग बट द modified form ऑफ मोलैरिटी। यह मोलैरिटी का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है, कोई नई चीज़ नहीं है नॉर्मेलिटी जिसको हम इतना बड़ा समझ रहे थे वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वह मोलैरिटी का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। अगर मोलैरिटी में हम n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो वह नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और n हम आसानी से पता कर सकते हैं। एसिड है तो उसकी बेसिसिटी n है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर n है, कोई आयन है तो उस पर चार्ज n है, कोई सॉल्ट है तो उस पर कैटायनिक या आयनायनिक चार्ज n है। तो हम अलग अलग कंपाउंड में n को अलग अलग तरीके से समझते हैं, और उस n से हम जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो बड़ा आसान हुआ कि हम नॉर्मेलिटी से इसका यह मतलब हुआ, इट मीन्स ऑल दोज फॉर्मूलाई, वे सारे के सारे फॉर्मूलाई that are applicable for molarity, जो मोलैरिटी के लिए एप्लीकेबल था, are also applicable for नॉर्मेलिटी। मतलब जो फार्मूला मोलैरिटी में हम लोग यूज करते थे, शॉर्टकट मेथड, वो सारे के सारे मेथड यहाँ भी यूज किए जा सकते हैं। और यहाँ भी हम लोग यूज कर सकते हैं N1V1 बराबर N2V2, जिसमें N1 जो है वो नॉर्मेलिटी होगा, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 या फर्स्ट सॉल्यूशन। V1 जो है वह है वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। N2 नॉर्मेलिटी ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन, और V2 हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन। तो इसका हम इस्तेमाल यहाँ कर सकेंगे। N1V1 बराबर N2V2, जैसे M1V1 बराबर M2V2 इस्तेमाल करते थे, वैसे यहाँ N1V1 बराबर N2V2 भी यूज कर पाएंगे। और एक और फार्मूला मैंने आपको समझाया था मोलैरिटी के केस में कि अगर कोई दो सॉल्यूशन है, दोनों को मिला दिया है, दोनों को मिलाने से एक नया सॉल्यूशन बना, उसकी नॉर्मेलिटी, उसकी मोलैरिटी कितनी होगी हम लोग डिस्कस किए थे, यहाँ डिस्कस करेंगे कि उसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी। तो N1V1 प्लस N2V2 बराबर N3V1 प्लस V2, ये भी हम लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये भी काम करेगा। और जिसमें N1 जो है वो है नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन 1
नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन 1, V1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1, N2 नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन 2, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन 2, V2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2, और यहाँ N3 जो है नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, रिजल्टेंट सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग सॉल्यूशन 1 एंड 2, सॉल्यूशन 1 एंड 2 को मिलाने से जो फाइनल वॉल्यूम होगा, जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, उसकी नॉर्मेलिटी है N3। और इसका यूज़ करके हम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम दो सॉल्यूशंस को मिलाएंगे तो जो तीसरा सॉल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी। और ये बस कुछ है नहीं, नया कुछ नहीं है, ये जस्ट मोलैरिटी का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है नॉर्मेलिटी। और इस तरह से मैंने आपको नॉर्मेलिटी समझा दिया है, कैसे इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे ये सब समझा दिया है। इसको और भी अगर डेप्थ में समझना चाहते हैं तो आप 11th क्लास का वीडियो ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर। इस चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 11 के लिए बनाया हुआ है प्लेलिस्ट, वहाँ आप इस टॉपिक को ज़रूर देखें। ये सारी की सारी बातें वहाँ मिलेंगी, वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे और आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप क्लास 11 का इस टॉपिक का वीडियो ज़रूर देखें। इस क्लास के अंत में एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने नए व्यूवर्स से कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक देना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप नोटिफिकेशन से वंचित ना रह जाए। जब कभी कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या जब कभी लाइव क्लास लिया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। तो अब हम लोग नया टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो है सॉल्युबिलिटी और फैक्टर्स अपॉन विच द सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स। तो ये सारी की सारी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और बड़ा ही कंसेप्चुअल है। सॉल्युबिलिटी है, फिर उसके बाद बहुत सारी बातें आएंगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएंगी, रॉल्स लॉ आएगा, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे सिलसिलेवार ढंग से। ये लंबा चैप्टर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है कि किन किन मेथड्स से कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो चलिए ठीक है, हम लोगों की मुलाकात फिर से होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।